ओके डियर, आज हम आधुनिक भारत के संबंध में चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास, द कंक्लूजन। आधुनिक भारत का इतिहास मुख्य रूप से कब तक माना जाता है। आधुनिक भारत के इतिहास को जब हम देखते हैं तो ये 1757 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक की अवधि को शामिल करता है। मतलब 1757 पलासी की जब लड़ाई हुई थी भारत में, तब ब्रिटिशों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। उससे लेके 1947 में भारत के स्वतंत्र होने तक की अवधि को हम आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं, जिसमें भारत की ब्रिटिश उपनिवेशवाद, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं आती हैं। इसे मुख्य रूप से कुछ चरणों में बांट सकते हैं। क्या क्या आता है इसमें? ब्रिटिश उपनिवेशवाद, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन जैसी कुछ घटनाएं अपन इसमें लेते हैं। ब्रिटिश शासन का आरंभ 1757 से लेकर 1857 तक, इस चरण में अपन लेते हैं। तो सबसे पहले पलासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। पलासी की लड़ाई 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। कंपनी उसमें जीत गई इस युद्ध में, और कंपनी ने जीत के बाद अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, और यहीं से अंग्रेज़ों को वास्तविक प्रभुत्व माना जाता है। धीरे धीरे करके कंपनी ने एक के बाद जीतती गई, और भारत के अधिकांश हिस्सों पे इन्होंने नियंत्रण कर लिया। अब जब नियंत्रण कर ही लिया है कंपनी ने सभी हिस्सों पे, तो फिर वो अब सारी नीतियाँ अपने अनुसार बनाएंगे। इस अनुसार उन्होंने प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ बनाई, जो कि भारतीय समाज को प्रभावित करने लगी थी। और जब प्रभावित करने लगी तो फिर धीरे धीरे वो भारत में आर्थिक शोषण भी करने लगे। ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ने लगीं जब आर्थिक शोषण होने लगा। तो ये ब्रिटिश शासन का आरंभ था। कब? 1757 में पलासी की लड़ाई से ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना हो जाती है। फिर आता है 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम। जब लोग बाग परेशान हो गए ब्रिटिश की नीतियों से, उनके शोषण से, तो उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और 1857 की क्रांति को अंजाम दिया। इस क्रांति को सिपाही विद्रोह या सिपाही क्रांति भी कहा जाता है। इसके कारण क्या क्या थे? ये आर्थिक शोषण हो रहा था लोगों को, सैन्य असंतोष था, धार्मिक और सामाजिक रूप से बदलाव आ रहा था भारत में। नतीजा ये हुआ कि क्रांति हुई 1857 की। क्रांति तो हुई, लेकिन क्या हुआ कि ये सफल नहीं हो पाई, असफल हुआ, विद्रोह असफल हुआ। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया, भारत को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। अभी तक क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सारी चीज़ें देख रही थी। तो 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश सरकार ने सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया। और 1858 में रॉयल प्रोक्लेमेशन के तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 1857 का चरण था ये। अब 1858 से लेकर 1885 तक क्या होता है? जब ब्रिटिश राज चलता है और सुधार होते हैं बहुत सारे। इस तरीके से 1858 से लेकर 1885 जब कांग्रेस की स्थापना होगी, तब तक इनमें ब्रिटिश राज और सुधार की काम चलता रहता है। तो इस अवधि में क्या क्या किया है? इस अवधि में ब्रिटिश ने रेलवे का डेवलपमेंट किया, टेलीग्राफ आए, कानून व्यवस्था में भी सुधार किए गए। वहीं भारत में जैसे कृषि और उद्योग थे, उन पर नियंत्रण बढ़ गया अंग्रेज़ों का, और किसान और कारीगरों पे भी वो दबाव बढ़ने लगा था, क्योंकि वो सारा काम बाहर से करते थे अंग्रेज़। वो चाहते थे कि ब्रिटेन को लाभ मिले। इसी दौरान भारतीय बुद्धिजीवियों में भी राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक सुधार की बात हो गई। जैसे धार्मिक उन पर वो बढ़ा, भारत के लोगों पे धार्मिक दबाव बढ़ा, तो बहुत सारे लोग आए अपने धर्म को सुधारने के लिए। इसीलिए फिर जब शोषण हो रहा था तो लोगों में बातें हुई तो लोग इकट्ठे होने लगे और राजनीतिक जागरूकता धीरे धीरे आने लगी। फिर होता है राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 से 1905 तक। इस चरण में क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो जाता है 1885 में। प्रारंभ में तो इनका उद्देश्य क्या था कि भैया सरकार के साथ सहयोग करो और सुधार की मांग करो, अगर सरकार दे देती है तो ठीक। तो इस तरीके से लाहौर और बड़ौदा जैसे सुधारवादी आंदोलनों के जरिए भारतीय समाज में राजनीतिक चेतना बढ़ी। तो धीरे धीरे राजनीतिक चेतना बढ़ती जा रही थी, लोगों में समझ आती जा रही थी।
फिर आता है अंतिम और चरण जो है स्वतंत्रता संग्राम का सक्रिय चरण 1905 से लेके 1947। तो 1905 में क्या है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। विभाजन जब हुआ तो विरोध में आंदोलन हुआ। फिर बाद में महात्मा गांधी का आगमन होता है 1915 में जनवरी में। और महात्मा गांधी का आगमन होता है और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंग्लो आंदोलन वो चालू करते हैं। असहयोग आंदोलन 1922 तक रहा, सविनय अवज्ञा 1930-34 में, और अंग्रेज़ों के खिलाफ जन आंदोलन चले। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और दोनों के बीच राजनीतिक संघर्ष चलते रहते हैं। और बाद में अंतिम जो लड़ाई लड़ी जाती है वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के द्वारा। इसमें पूरे देश में देशव्यापी असहयोग को ये चलाते हैं आंदोलन को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर ब्रिटिश साम्राज्य कमज़ोर हो जाता है और अंततः क्या होता है, भारत को स्वतंत्र कर देते हैं। तो स्वतंत्र हो जाता है भारत 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। उसी समय पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ जिसे विभाजन कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल। तो इस तरीके से हमने इसका आधुनिक भारत का जो इतिहास है इसका ब्रीफ संक्षिप्त एक नोट्स देख लिया है। इन्हीं में अपन डिटेल से आगे के लेक्चरों में चर्चा करेंगे। तो इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना कि इसमें होता क्या क्या है। हमने देख लिया ना 1757 से लेकर 1947 तक अपन इस अवधि को शामिल करेंगे। ब्रिटिश शासन का आरंभ जब होगा 1757 से 1857 तक। 1857 में पहला स्वतंत्र संग्राम होगा। उसके बाद सुधार की प्रक्रिया चालू होगी और 1858 से 1885 तक ब्रिटिश शासन और सुधार की प्रक्रिया चलेगी। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है तो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो जाती है और 1905 तक इसका सॉफ्ट फेज चलता है। 1905 से 1947 की अवधि में सक्रिय स्वतंत्रता संग्राम चलते हैं। इसमें अपने सारे क्रांतिकारी आंदोलन भी आ जाते हैं और 1947 में दोबारा स्वतंत्र हो ही जाता है। इस तरीके से हमने एक ब्रीफ डिस्कशन देखा मॉडर्न इंडिया पे। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलती रहे।